हे गाइस, दिस इज़ एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। गाइस, ये सीरीज़ एसएससी 2024 के एग्ज़ाम को देखते हुए 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे सीजीएल प्री में, वो सब के सब इसी वीडियो के थ्रू डिस्कस किए जाएंगे। डिफरेंट शिप्स के अलग अलग जो आपके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस थे, बेसिकली मैं उनको सेलेक्ट करके एक कंबाइंड पीडीएफ लेके आए हैं और इसी पीडीएफ के थ्रू 2023 में जितने भी क्वेश्चंस सीजीएल प्री में पूछे गए थे एरर डिटेक्शन वाले, वो सब के सब डिस्कस किए जाएंगे। और ये भी हम साथ ही साथ देखेंगे हम लोग कि कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2023 में पुटअप किए गए थे। तो उससे हमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है 2024 के एग्ज़ाम के लिए वो बोल सकते हैं कि फ्रूटफुल हो सकती है। तो इसका फ़ायदा यही मिलेगा। आपको करना क्या है कि वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देखिएगा। स्पीड बढ़ाने से ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे राउंड द कॉर्नर है। बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है अब एग्ज़ाम 2024 के लिए। अभी आपके लिए रिवीजन का टाइम है। रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। जो आपके ग्रे एरियाज़ हैं, जहाँ पर आपने टिक मार्क लगा रखा है या फिर डाउट कॉपी बना रखा है, उसी को बार बार रिवीजन करिए। अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर जो अपनी क्लास नोट्स हैं, उनको भी बार बार रिवीजन करिए। बाकी एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने जो स्टडी की है, पढ़ाई की है, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से की है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पर मुझे लगता है कि बहुत ही डिटेल में बताना है तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपका सोल्यूशन दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीतू हैव बिन। अब देखिए यहाँ पर सिंपली एरर है। आपने देखा कि नीतू जो है वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यानी कि किसी पर्सन का नेम है, और किसी पर्सन का नेम यानी प्रॉपर नेम है, सिंगुलर कंसीडर की जाते हैं। तो यहाँ पर जो हैव होगा वो प्लूरल है, हैज़ होना चाहिए, क्योंकि हैव तो प्लूरल फॉर्म है ना। और किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल होती है। तो यहाँ पर हैव ना होकर क्या हो जाना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। नीतू हैज़ बिन। अब ध्यान से देखेंगे, नीतू हैज़ बिन वेटिंग फॉर। अब वेटिंग के साथ फॉर आता है। वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी हम यूज करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सिंस यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है, 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल सही लिखा है। बाकी किसी पार्ट में एरर नहीं है। इन द मॉर्निंग भी सही है। यहाँ पर क्या एरर होनी चाहिए थी, हैव बिन की जगह पर हैज़ बिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होना आपको आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आफ्टर नोइंग ट्रुथ। एक्चुअल में यहाँ पर द ट्रुथ होना चाहिए, जो कि सही होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आई है। तो आफ्टर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, आपको पता है प्रपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होता कौन है, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब कभी कभी होता क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की जगह पर सीधे ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब का यूज कर लेते हैं प्रपोजिशन के बाद। अब क्या करना पड़ेगा, अब वर्ब की जो बेस फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती है। हमें प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई उसे नाउन होना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम कि प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। आईएनजी फॉर्म लिखने से वो वर्ब जीरंड हो जाती है, और जीरंड आपको पता है नाउन की तरह कंसिडर किए जाते हैं। और नाउन अगेन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा और हमारा आंसर भी हो जाएगा। आफ्टर के बाद नोइंग इसीलिए लिखा गया है, यानी जितने भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म इसीलिए आई जाती है। आफ्टर नोइंग ट्रुथ ना होकर यहाँ पर द ट्रुथ हो जाएगा, क्योंकि जो बात की गई है इन द पर्टिकुलर केस की बात की गई है। ट्रुथ जो है हमारे पास यहाँ पर डेफिनेट सेंस में बात किया गया। डेफिनेट के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कॉमन नाउन को हमें डेफिनेट बनाना है तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये बात याद रखना। यहाँ पर यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। किस केस में, पार्ट ए में एरर है। थर्ड नंबर क्या है, एन लॉयन। अब देखो, लॉयन जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है। कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के लिए हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ना कि एन का यूज करते हैं। एन तो हम लगाते हैं तब जब हमारे पास वर्ड हो जो कि वॉवल साउंड हो, और लॉयन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत बोला हो। तो लाइन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करते हैं। एन का यूज हम करते हैं वावल साउंड के लिए। जो वावल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है उनके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं जब नाउन हमारा सिंगुलर हो तब। ठीक है, तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, एन लाइन नहीं। अब यहाँ पर या तो अ लाइन करो या फिर आप यहाँ पर कर सकते हो द लाइन, दोनों सही हो जाएंगे। अ लाइन, द लाइन, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए अ लाइन, क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया है, किसी पर्टिकुलर लाइन की बात नहीं की गई है। सारी स्पीसीज की बात की गई है जो कि फेरोशियस होते हैं, और सारे के सारे लायन फेरोशियस होते हैं, कोई एक नहीं।
सो यहाँ पर एन लॉयन नहीं होकर आ लॉयन कर दो, सो आंसर नंबर 4 हो जाएगा आपका। आर्टिकल, हालांकि आर्टिकल द भी लगा सकते हैं, द लॉयन, उससे भी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी सही हो जाएगा। दर्शन विस्ट ही हैडेंट, अब आपको पता है जब भी हैज़, हैव, है ना, हैज़ हो गया या हैव की कोई भी फॉर्म हो, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो यहाँ पर वेंट जो लिखा है ये हमारी थर्ड फॉर्म नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है गो की। हमें क्या चाहिए, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, उसे को सही कर देना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैडेंट गॉन, वेंट की जगह पर गॉन हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है, सो देख लीजिए आपके पास है सेकंड पार्ट में एरर है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अवेलेबिलिटी, अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड। अब आपको पता है इफ़ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। हम जब भी देखते हैं कि जो हमारी मेन क्लॉज है अगर फ्यूचर में लिखी गई है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में लिखी जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखा गया प्रेजेंट टेंस का बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है वो फ्यूचर का होता है ना। तो यहाँ पर जो मेन क्लॉज है हमारे पास, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, ये हमारी मेन क्लॉज है जो कि फ्यूचर है, तो इसका मतलब हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट में लिखी जाएगी। तो दे ऑल ट्राइड ना होकर यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अच्छा, ये कोई हाइपोथेटिकल बात भी नहीं है कि हम ट्राइड रखें और विल की जगह पर वुड कर दें, कोई हाइपोथेटिकल बात है नहीं, कोई इमेजिनरी बात है नहीं। सो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा ओपन कंडीशन का हो है, और या फिर बोल सकते हो कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, ट्राई होना चाहिए, जो कि आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। एक बार फिर से, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई होती है या लिखी जाती है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है वो फ्यूचर का होता है, याद रखिएगा। या दूसरा शब्दों में कह सकते हैं कि मेन क्लॉज अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ही प्रॉमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रिपे। अब देखो श्योर जो है यहाँ पर वो एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पर होना चाहिए एडवर्ब को, क्योंकि रिपे जो है वो वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। जितनी भी एक्शन वर्ब होती हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। सो यहाँ पर श्योर ना होकर श्योरली हो जाना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। एडवर्ब को यानी बेसिकली एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। सारी वर्ब्स को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्टेटिव वर्ब होती हैं, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए तो एडजेक्टिव का यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो एक्शन वर्ब होती है उनको क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। श्योर जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है और श्योरली जो है एडवर्ब हो जाएगा। सो श्योरली रीपे हो जाएगा आंसर हमारे पास। आगे करण कॉल, अब देखो करण भी नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यानी कि प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम है, सिंगुलर की तरह कंसिडर करते हैं, तो कॉल तो कतई नहीं होगा। अब या तो इसे कॉल्स कर दो तब हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो देखा लिखा है टू आस्क इफ़ ही कुड। अब देखो कुड लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बात की गई है पास्ट की। अब टाइम पास्ट का है तो फिर एक्शन भी पास्ट का होगा। सो कॉल ना होकर यहाँ पर क्या कर दो, कॉल्ड कर दो, ये बात याद रखिएगा, कॉल्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सी ऑलवेज। अब देखो सी दे रखा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी एज पर SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स एरर के अकॉर्डिंग। सो सी के साथ जैसे सी आ जाए, है ना, ही शी इट, इनके साथ जैसे, या फिर कोई कोई प्रॉपर नेम आ जाए, है ना, या फिर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर आएगा तो उसके पास वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। किसी वर्ब के लास्ट में SES लगा देने से वो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर इन्वाइट ना होकर इन्वाइट्स हो जाएगा। शी ऑलवेज इन्वाइट्स मी, शी ऑलवेज इन्वाइट्स मी। अब ध्यान दीजिएगा एक और चीज़, इन्वाइट समबडी टू समथिंग होता है, ये भी याद रखना, इन्वाइट समबडी टू समथिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक जेरेमी, ठीक है, जेरेमी विल नॉट हैव सेव। अब देखो हैव फिर अगेंस्ट आ गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, है ना, हैड हो गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो सेव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सेव्ड हो जाना चाहिए। सेव्ड ट्रांसिटिव वर्ब, इसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आया है, सही है। तो बाय द टाइम, अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाय द टाइम के साथ ध्यान दीजिए लिखा है बाय द टाइम द ईयर एंड्स। ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि डेडलाइन को रिप्रेजेंट करता है। डेडलाइन कहने मतलब है कि कोई काम इस पर्टिकुलर टाइम तक जाकर ख़त्म हो जाएगा। अब जब भी अभी मैंने बताया है कि अगर ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो फ्यूचर को होता है। फ्यूचर कहने मतलब है कि ये हमारी अगर डेडलाइन है, इससे पहले अगर कोई एक्शन ख़त्म हो चुका होगा, और चूँकि टाइम हमारा फ्यूचर का है, फ्यूचर में कोई एक्शन पहले ही ख़त्म हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसका मतलब है ना, इस एक्शन से पहले ख़त्म हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या लगाते हो, विल शैल हैव, यही लगाते हो। तो यहाँ पर देखो लिखा है विल हैव, विल नॉट हैव सेव्ड कर देना आंसर आपको। ये भी एक बाय द टाइम के साथ एक कॉन्सेप्ट आता
आता है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर हमारे पास बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी V2 फॉर्म लगा रखा है तो बाय द टाइम से पहले वाली क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। और अगर बाय द टाइम के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रखा है तो बाय द टाइम से पहले जो क्लॉज होती है, जो कि मेन क्लॉज कही जाती है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। याद रखना, ये आपका रिवीजन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सजनी हैड इंटरफेयर, अब देखो हैड फिर से अगेन आ गया यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। सो यहाँ पर मेन वर्ब इंटरफेयर्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सो यहाँ पर इंटरफेयर्ड कर दो, इतना आसान सा क्वेश्चन है। 11 आई फेल अस्लीप वाइल आई रीड द बुक। अब देखो कोई एक्शन अगर एक लॉन्ग बैक चलता रहा है और उसी में कोई इंटरप्शन हो तो यहाँ पर जो हमारे पास कंटिन्यूस एक्शन होता है उसको हम जो लॉन्ग बैक एक्शन होता है उसे हम कंटिन्यूस फॉर्म में रखते हैं। और कंटिन्यूस फॉर्म में रखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई रीड ना होकर आई वॉज रीडिंग, या फिर इसे ऐसे समझ सकते हो कि वाइल जो हमारे पास कंजंक्शन है यहाँ पर, ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक्शन के होने को रिप्रेजेंट करता है ना, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आई रीड ना होकर क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई वॉज रीडिंग। आई फेल अस्लीप वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा है आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। आई एम बीइंग रियली बिजी, देखिए बी की फॉर्म ING फॉर्म में नहीं यूज की जाती है। सो यहाँ पर तो बड़ा आसान है, आपने कटा दिया होगा इसे, बीइंग को हटा दो, काम खत्म हो जाएगा। सो आई एम रियली बिजी, आई कॉल यू लेटर, बिल्कुल सही है। आई एम बीइंग रियली बिजी नहीं, आई एम रियली बिजी, स्टेट बता रहा है हमारा, तो सही हो जाएगा। बीइंग हटा दो, सही हो जाएगा। 13 नंबर, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबब्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात है, आर्टिकल की एरर ज़्यादातर इस पार्ट में पूछी गई है। 2023 में आर्टिकल पूछा गया है। अनिकेत लिव्स, अनिकेत हमारा प्रॉपर नेम है इसलिए लिव्स सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कही गई है। लिव्स वेयर तो इन प्रपोजिशन है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये अपार्टमेंट जो है हमारे पास कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर इसलिए नहीं, अच्छा कोई नाउन पर्टिकुलर कब होता है, जब वो नाउन स्पीकर या लिसनर दोनों को जानता हो या दोनों को पता हो किस बारे में बात की गई है, या फिर अगर इस अपार्टमेंट को क्वालिफाई करने के लिए मैंने कोई दूसरी फ्रेज लगा रखी होती तो ये अपार्टमेंट हमारा डेफिनेट हो जाता और डेफिनेट के लिए आर्टिकल द लगा देते। तो ना ही इस अपार्टमेंट को किसी भी तरीके से डेफिनेट बनाया जा रहा है और ना ही यहाँ पर डेफिनेट बनाने के लिए कोई फ्रेज मैंने यूज कर रखा है या मैंने कोई एडजेक्टिव यूज कर रखा है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल द लगा रखा है ये गलत है। अब अपार्टमेंट काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा क्योंकि सिंगुलर है। अगर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर कैटेगरी का सेंटेंस में यूज किया गया है, अगर कोई कॉमन नाउन काउंटेबल कैटेगरी का है, यानी काउंटेबल कैटेगरी का अगर कोई नाउन हमारे पास सिंगुलर यूज किया गया है तो बिना आर्टिकल के नहीं आता है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, अपार्टमेंट के लिए आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, तो आर्टिकल क्या लगा लीजिए, आ लगा दीजिए, है ना। तो अनिकेत लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबब्स, ये सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में एरर है, यानी कि यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ अपार्टमेंट को क्वालिफाई करने के लिए मैंने कोई भी ना तो फ्रेज लगा रखी है ना ही कोई एडिशनल एडजेक्टिव लगा रखा है इस टाइप्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स, अब प्रेजेंट सेंचुरी मौजूदा सेंचुरी की बात कर रहा है, धमकी देती है टू आर इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट को विच इंक्लूड जो शामिल करता है इंटरफेयरिंग स्पीसीज, इन स्पीसीज में इंटरफेयर करना, है ना। जो आपने देखा ना ब्रीडिंग की इंटरफेयरिंग करते हैं लोग, उस बहुत ही नेगेटिव है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ही नेगेटिव पड़ रहा है। आपने देखा होगा अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स आ रहे हैं इस टाइप्स में, तो उनकी ब्रीडिंग अलग अलग तरीके से कराई जा रही है जो कि अननेचुरल है। सो गलत है यहाँ पर। सो एलिमेंट्स की बात कही गई है, पोल्यूशन की बात की गई, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर की बात कही गई, वर पुटिंग नहीं बल्कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात कही गई तो आर पुटिंग हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर पुटिंग ना होकर आर पुटिंग हो जाएगा। हमारे पास कुछ क्लू पॉइंट आ जाते हैं, जैसे टुडे आ जाए, है ना, नाउ आ जाए, इस टाइप्स में प्रेजेंट आ जाए, ये हमारे प्रेजेंट को शो करते हैं। प्रेजेंट को शो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट में कह सकता हूँ, तो यहाँ पर वर पुटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, आर पुटिंग, जो कि पुट कर रहे हैं हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को एट पेरिल, खतरे में। देखो बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल भी दी गई है कि खतरे में वो पुट कर रहे हैं हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को। कौन से, ये सब बातें, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब बातें। सो यहाँ पर वर पुटिंग ना होकर आर पुटिंग हो जाएगा, बिल्कुल देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि माई मदर सेड दैट व्हेन विल डन है
व्हेन विल डन द असाइनमेंट टुडे, ये कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। माय मदर सेड, मेन क्लॉज हमारी पास्ट में। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर हमारे सेंटेंस में मेन क्लॉज V2 फॉर्म एनी टाइम पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा पास्ट में रहेगी। पॉइंट नंबर 1, अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा पास्ट में रहेगी, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर हमारी पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट में है तो मेन क्लॉज पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, किसी में भी हो सकती है, याद रखना है ना। गलत बोल गया मैं सर, थोड़ा उल्टा बोल गया। पहले समझिए, मैंने ये बोला है कि अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर मेन क्लॉज हमारी, आई एम सॉरी गलत बोलने के लिए, मैं ये कह रहा था कि अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पक्का ही पास्ट में रहेगी। लेकिन अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में हुई तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपकी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो सकती है, ये याद रखना। एक बार फिर से करेक्ट कर लीजिए, अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में हुई जो कि सेड लिखा है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा पास्ट में रहेगी, ये पॉइंट। लेकिन अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में हुई तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसी भी टाइम टेंस में हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये बात याद रखना। सो यहाँ पर माई मदर सेड है तो पास्ट में है तो यहाँ पर विल ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो करिए वुड हो जाएगा। और आपको पता है वुड मॉडल वर्ब है तो डन ना होकर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। सो इस पार्ट में 2 एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 में एरर है मिस्टर राम कुमार द कैशियर। अब देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा है मिस्टर राम कुमार और आगे लिखा है द कैशियर। अब जो द कैशियर वर्ड मैंने यूज कर रखा, इसी को हम इंग्लिश में केस इन अपोजिशन बोलते हैं या फिर नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं, अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन, APPOSITION। अपोजिशन का मतलब होता है एक एडिशनल पार्ट जो कि मेन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर सोहन लाल आर प्रोफेसर, जो मैंने लिखा मिस्टर सोहन लाल, फिर मैंने लिख दिया कॉमा देकर आर प्रोफेसर, तो ये प्रोफेसर आर प्रोफेसर हम बता रहे हैं, एक्चुअल में ये आर प्रोफेसर मिस्टर सोहन लाल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये इसे हम या तो एट्रीब्यूटिव केस बोल दें या फिर इसी को हम केस इन अपोजिशन बोल देंगे। ये जो केस इन अपोजिशन होते हैं हमारे रियल सब्जेक्ट नहीं होते, रियल सब्जेक्ट तो मिस्टर राम कुमार है, क्योंकि सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं। सो मिस्टर राम कुमार के बारे में बात कही जा रही है ना, या कैशियर के बारे में बात की जा रही है, नहीं, कैशियर तो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हैं कौन। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट हमारा है यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सब्जेक्ट, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट। तो करेक्ट सब्जेक्ट है हमारे पास मिस्टर राम कुमार। कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर राम कुमार प्रॉपर नेम है, सिंगुलर है, सो इज़ हो जाएगा, यहाँ पर आर नहीं इज़ हो जाएगा। ऑन टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। ओके नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, ओके क्वेश्चन मार्क है। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजेंट। अब देखो यहाँ पर पैरेललिज्म मेंटेन करेंगे, एंड के पहले हमारे पास फ्यूचर आया है तो एंड के बाद भी फ्यूचर आएगा, या इन द सेंस ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये बात कही गई आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास, इसने क्वेश्चन पूछा डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, इसका मतलब वो हमारा टाइम जो है वो आपको पता है ना, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है वो फ्यूचर का ही होता है। सो यहाँ पर जो लिखा है हमारे पास माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM, ये बिल्कुल सही है। एंड इसके बाद भी हम आपको फ्यूचर में रखना पड़ेगा, एंड डज नॉट फिनिश की जगह पर विल नॉट फिनिश कर दो, ठीक है, सही हो जाएगा, विल नॉट फिनिश, है ना, टिल 3 PM, तो विल नॉट फिनिश टिल 3 PM हो जाएगा। यानी कि आपको आंसर देना होगा डज नॉट वाले पार्ट में एरर होगी, किस पार्ट में, डजंट वाले एरर में होगी। डजंट की जगह पर आप कर दो इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वोंट, है ना, वोंट सही हो जाएगा, वोंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म विल नॉट का है। सो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इट डजेंट, यानी सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू, ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। देखो बिल्कुल सिंपल सी एरर है, जितनी भी हमारे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स में अकेली होती है ना स्टेस में, जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, इनके सभी के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स होती हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और जितनी भी हमारी रिवर्स हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जितनी भी हमारी हॉली बुक्स हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, बाकी किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो यहाँ पर स्काई के पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा, द स्काई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
19 a celestial body or astronomical object is a natural occurring physical thing, association or configuration that happens in a visible universe। ठीक है, celestial body के बारे में बात कही गई है या फिर एक astronomical object के बारे में बात कही गई कि एक natural occurring physical thing होती है जो कि एसोसिएशन होती है और कॉन्फ़िगरेशन होती है किसका, जो कि दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स, जो विजिबल यूनिवर्स में उत्पन्न होती है, आकर होती है। बिल्कुल सेंटेंस सही है, मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 19 में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, एरर फ्री है। आगे 20 नंबर, सी रेयरली अप्रोच्ड नोबडी। अब आपको पता है रेयरली जो है कि नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ डबल नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते हैं रेयरली। और भी हमारे पास एडवर्ब्स हैं जैसे कि रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, है ना, ये सब हमारे पास ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देते हैं। और नेगेटिव में यहाँ पर हम नोबडी अगेन नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, एनीबडी कर दो। क्या कर दो इसे, एनीबडी, है ना, एक साथ लिखेगा एनीबडी को, प्रोनाउन आपको प्रोनाउन की तरह काम करेगा। सी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट सी वॉज फेसिंग। सो यहाँ पर एनीबडी हो जाएगा, नोबडी नहीं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे वर्ड्स मैंने अभी बताया ना, जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, है ना, नॉट, इनके साथ अगला नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। प्रथा विल बीन है, विल बीन तो नहीं होगा, आपको पता है विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। ओके, बहुत अच्छा सेंटेंस है, सेंटेंस को जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है प्रथा विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम, आपके घर पहुँचने से पहले। अब देखो फिर से मैंने अभी बताया, ये हमारा बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो हमारे पास क्लॉज लिखी है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी। अभी जस्ट मैंने अबव सेंटेंस में बताया है कि जो अगर हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जो होता है वो फ्यूचर का होता है। अब मैंने कहा कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइम फ्यूचर का होगा ये, और इससे पहले वो एक्शन ख़त्म हो चुका होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब अगर ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर से पहले किसी पर्टिकुलर पहले ख़त्म हो चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट में होगा तो प्रथा विल बीन कुकिंग की जगह पर विल हैव कुक्ड करो। यहाँ पर पार्ट ए में ही एरर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव कुक्ड। बड़ा अच्छा सेंटेंस है ना, विल हैव कुक्ड इस टाइप में। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव कुक्ड कर दो इसे। किस पार्ट में एरर करेंगे, सो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले में, है ना, थर्ड नंबर, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी, विल हैव कुक्ड करोगे इसमें। यहाँ पर क्या करेंगे, विल हैव कुक्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं। दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीइंग। अब देखो हैज़ नॉट के साथ बीइंग तो कतई नहीं आता है, हैज़ नॉट बीन हो जाएगा ना, हैज़ नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स। कब से, सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। अब जरा एक और बात समझिएगा, सिंस जब कंजंक्शन बनता है तो ये पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि प्रपोजिशन जब बनता है तब भी ये पास्ट के टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है, तब से लेकर अब तक की बात करता है, यानी किसी चीज़ के बिगिनिंग को बताता है, फ्रॉम द पॉइंट को बताता है, इसके समझिएगा। तो सिंस वाली जो सिंस के बाद यानी सिंस जिसके साथ लगा होगा वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारी V2 फॉर्म में लिखी जाती है। तो उससे पहले वाली क्लॉज जो मेन क्लॉज होती है वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखी जाती है, याद रखिएगा। सो दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीइंग ना होकर हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हैव की किसी भी फॉर्म के बाद तुरंत ING फॉर्म नहीं आती है, ना ही V1 फॉर्म आएगी ना ही V2 फॉर्म आएगी तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, V3 फॉर्म आएगी, याद रखना। हैज़ हैव की किसी भी फॉर्म के साथ। सो यहाँ पर बीइंग तो कतई नहीं होगा, बिन करो, ध्यान दीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इट वॉज बाई ए चांस। बाई ए चांस नहीं होता है, आप एक्चुअल में हमारे पास कुछ फ्रेजेज होती हैं जैसे हम बाई चांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाई चांस। जैसे हमने कुछ फ्रेजेज मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा या फिर थोड़ा समझते रहिएगा। जैसे बाई पोस्ट हो जाए, बाई बस, बाई चांस, बाई मिस्टेक, है ना, और बाई कार बोलते हैं, बाई प्लेन बोलते हैं, बाई ट्रेन बोलते हैं, बाई बाइसिकल बोलते हैं, बाई रोड बोलते हैं, बाई सी बोलते हैं, बाई लैंड बोलते हैं, बाई फ़ोन बोलते हैं, बाई रेडियो बोलते हैं, बाई मैसेंजर बोलते हैं, बाई मेल बोलते हैं। इस टाइप के सब ये फ्रेजेस होती हैं, इनको याद रखिएगा। सो यहाँ पर बाई चांस ना होकर बाई अ चांस ना होकर बाई चांस हो जाएगा। आर्टिकल ए को रिमूव करना पड़ेगा। 24 में क्वेश्चन कह रहा है माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट। अब देखो फिर से हैड जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं। कौन सी, कि हैज़ हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये पूछा जा रहा है। आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा सबसे कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
बढ़िया सा, तो आपका रिवीजन अच्छा भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मेरे को अभी तक नहीं मिला कोई। इट वाज बाय चांस भी नहीं, गलत है, तो इट वाज बाय चांस होना चाहिए। माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट की जगह पर एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, तो एक्सपेक्टेड वन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कह रहा है कि वन ऑफ दीज, अब ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ के बाद ईदर ऑफ के बाद नीदर ऑफ के बाद नन ऑफ के बाद मेनी ऑफ के बाद सम ऑफ के बाद नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। यहाँ पर वन ऑफ दीज के बाद दोज के बाद हमेशा नाउन जो आएंगे प्लूरल आएंगे, ठीक है। वन ऑफ दीज बॉक्सेस, अब देखो जो हमारे पास वर्ब आएगी वो वन के अकॉर्डिंग आएगी, हैव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ द हैरिस, ठीक है। सो यहाँ पर हैज़ हो जाना चाहिए, आपके पास एरर है, हैव ना होकर हैज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यू कैन fool some of the people, you can fool some of the people all the time, okay. You can fool some of the people all the time and all the people some of the time, बहुत बढ़िया। but you cannot fool all the people all the time, बहुत सही, इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री, ठीक है। सेंटेंस 26 में कोई एरर नहीं। 26 27 बढ़ते हैं। हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज, हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो कहता है दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड अ बिनाइन इन्फ्लुएंस। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर वर्ब को पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, इसका मतलब इस वर्ब का जो रिसीवर है वो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। एक्चुअल में इस वर्ब का रिसीवर सब्जेक्ट नहीं है। स्टार्स एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है। अ बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, यानी अ बिनाइन इन्फ्लुएंस इस एक्सरसाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इस एक्सरसाइज को हमें एक्टिव वॉइस में रखना पड़ेगा। स्टार्स ही इस एक्सरसाइज वर्ब को परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब इसे, इसका डूअर जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट है। अब आपको पता है किसी वर्ब का ही जो डूअर होता है वही अगर सब्जेक्ट बन जाए तो उस वर्ब को एक्टिव में रखते हैं, और किसी वर्ब का रिसीवर अगर सब्जेक्ट उसका बने तो वो वर्ब पैसिव वॉइस में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्स विल एक्सरसाइज हो जाएगा, विल बी एक्सरसाइज नहीं, एक्टिव वॉइस में लिखिए। तो क्या करिए, वी को हटाइए और यहाँ पर एक्सरसाइज को V1 फॉर्म में लिखिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की V1 फॉर्म बेस फॉर्म आती है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्स विल एक्सरसाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज, ओके। सो अब यहाँ पर देख रहा है कि मैं रायगंज जाने से पहले सिलीगुड़ी जा चुकी थी, पास्ट की बात है। आपको पता है जब दो को एक्शन हमारे पास्ट में हो और दोनों के बीच गैप ऑफ टाइम हो, ठीक है, तो जो हमारे पास एक ये हमारा कहिए कि जो हाल ही का पास्ट है, पास्ट इन डिफरेंट टेंस, जो इससे पहले होगा वो हमारे पास V3 यानी हैड के साथ V3 आता है, चूँकि आप उसे बोलते हो पास्ट ऑफ द पास्ट, या अपनी लैंग्वेज में उसे पास्ट परफेक्ट बोला जाता है। सो यहाँ पर बिफोर के बाद यहाँ पर वेंट लिखना पड़ेगा, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या कर दो, वेंट हो जाएगा। अब रायगंज जाने से पहले वो कहाँ जा चुके थे, आई हैड सिलीगुड़ी जा चुके थे ना, तो आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई वेंट टू रायगंज। अब यहाँ पर आई हैड गॉन ना कर देना, वेंट लगाना है, ध्यान दीजिएगा ना इस टाइप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ही विल रिटर्न इन एन आर। अब देखो और जो है वो हमारे पास वावल साउंड वर्ड है। वावल साउंड वर्ड के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, कब, जब वो नाउन हमारा सिंगुलर यूज किया गया हो। सो आर्टिकल यहाँ पर एन लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे। बहुत बार हम प्रोनाउंसिएट गलत तरीके से करते हैं, जैसे एक वर्ड आता है ये, अब इसको क्या प्रोनाउंसिएट करोगे, तो बहुत लोग इसे ईयर प्रोनाउंसिएट करते हैं। जब ईयर प्रोनाउंसिएट करोगे तो ये तो हो गया वावल साउंड, फिर आप आर्टिकल एन लगा दोगे, और जैसे आर्टिकल एन लगाया आपने गलत हो गया। इसका सही से प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है, अयर भाई वाला ईयर। तो ईयर लगाएंगे तो ईयर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आर्टिकल एल का यूज करेंगे, इसलिए ईयर के पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है ना इस टाइप्स में। तो प्रोनाउंसिएशन अपना सुधारिए। आप बहुत बार प्रोनाउंसिएशन बोलते हो बट एक्चुअल में ये प्रोनाउंसिएशन होता है, ध्यान दीजिएगा ना। सो जितना अच्छा प्रोनाउंसिएट करोगे उतना ही अच्छी चीज़ें आपकी निकल के आएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में लिखा है विनय सेड दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। अब देखो मेन से अभी मैंने बताया सिंपल्स कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 100% पास्ट में रहेगी, लेकिन अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपके किसी भी टाइम टेंस में हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो यहाँ पर विनय सेड दैट ही इज़ कमिंग की जगह पर ही वॉज कमिंग हो जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस है। 31 लिखा है सी वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी
हैं। अपॉर्चुनिटी वॉवल साउंड वर्ड है। देखो बहुत बार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हमारे पास आर्टिकल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी साउंड बेस पर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, साउंड बेस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिकली साउंड वाले क्वेश्चंस जो है ना, सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, इतना ईजी है। आप अपॉर्चुनिटी को सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी है हमारा वॉवल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अपॉर्चुनिटी सिंगुलर यूज की गई, इसलिए आर्टिकल भी लगाना जरूरी है। सो आर्टिकल एन का यूज करो एक ही जगह पर। 32 में कह रहा है इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। अब देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर जो बात की गई है कोई हाइपोथेटिकल तो बात है नहीं, कोई इमेजिनरी बात तो है नहीं जो कि हमने वर लगा रखा है। सो और आगे हमारे पास मेन क्लॉज में विल भी दे रखा है। अब अभी हमने बताया कि अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखी है, सो हमारे पास प्रेजेंट जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। तो इफ़ थिंग्स आर होगा ना कि वर होगा। यहाँ पर वर की जगह पर क्या करोगे, आर हो जाएगा। कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, इसलिए हम उसे सेकंड फॉर्म में नहीं रख पाएंगे ना, कोई इमेजिनरी सेंटेंस हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये रियल सिचुएशन है और रियलिस्टिक है, प्रोबेबल है सिचुएशन है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर वर ना होकर क्या करेंगे, आर कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दिस विल बी मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब आपको पता है मोस्ट डिफ़िकल्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी एरर आ गई, दिस विल बी दी मोस्ट, है ना। अब इसे दी मोस्ट बोलो या द मोस्ट बोलो, तो बेसिकली यहाँ पर द मोस्ट बोलेंगे। अब इसको भी पढ़ने के लिए, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है एग्जाम में हमारे पास, जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास वर्ड कोई वॉवेल साउंड वाला है तो इसको दी पढ़ते हैं, और कंसोनेंट साउंड वाला के पहले लगा है तो फिर हम आर्टिकल द पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पर मोस्ट जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम आर्टिकल द पढ़ेंगे, तो द मोस्ट हो जाएगा यहाँ पर। द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ, है ना, अ लॉट ऑन गेस्ट। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट। बिल्कुल सिंपल सी एरर आई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है इफ़ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। ओके, देखो फिर से लिखा है, मेन क्लॉज हमारी किस में लिखी है, फ्यूचर में लिखी है। अब मेन क्लॉज अगर हमारी फ्यूचर में लिखी है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। सो इफ़ इट विल रेन ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ इट रेन्स। ठीक है, इफ़ इट रेन्स, इस टाइप में आंसर हो जाएगा, इफ़ इट रेन्स। आगे बढ़ते हैं, 35 में लिखा है मारुति लाइक्स एडवेंचर, है ना, स्टोरीज़। मारुति जो है वो एडवेंचर स्टोरीज उसको पसंद है, स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टार्जन। अच्छा, यहाँ पर देखो अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने सुन रखा होगा नाउन प्रेपोजिशन, नाउन के बाद ना कॉन्सेप्ट में जो प्रपोजिशन के पहले वाला नाउन होता है उसको आर्टिकल द लगा देते हैं उसके पहले। अब ये एक बात अधूरी भी है और सही भी है और गलत भी है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर लिखा है कि एन आर्टिकल आया है, एडवेंचर, हम एडवेंचर्स जो हमारे पास नाउन है और ऑफ प्रपोजिशन है, टार्जन एक नाउन है। अब देखो ये जो प्रपोजिशन प्लस नाउन होता है ये प्रपोजिशन फ्रेज हो जाती है, और मैंने बताया प्रपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। प्रपोजिशनल फ्रेज जो ये है प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, देखो थोड़ा सा आराम से, प्रपोजिशन प्लस ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाती है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब बनने का काम करती है। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनने का काम करती है। अगर ये एडजेक्टिव बन रही तो पक्का किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होगी, एडवर्ब बन रही है तो किसी वर्ब, किसी एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही होगी। अब यहाँ पर जो ऑफ टार्जन है एक्चुअल में ये एडवेंचर्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये ऑफ टार्जन यानी कि डेफिनेट बात की जा रही है, ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज इस एडवेंचर को डेफिनेट कर दे रही है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना ही उसको डेफिनेट बनाता है। तो एडवेंचर्स के पहले हम आर्टिकल एन जो लगा रखे हैं वो गलत है। अब दूसरा देखो, एडवेंचर प्लूरल लिखा है तो आर्टिकल एन नहीं लगा सकते हैं, ये भी पॉइंट है। तो यहाँ पर आर्टिकल द लगा दो, ये बेटर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल द क्यों लगा पाए हैं आर्टिकल द, ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ये एडवेंचर्स डेफिनेट है इस टार्जन को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं निश्चित हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है मेन क्लॉज। अब ध्यान से देखेंगे, दैट द पोस्टमैन, अब देखो नियर फ्यूचर जो एक्शन होने वाले होते हैं उनके साथ हम विल या शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, नियर फ्यूचर की बात जो की जा रही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर निश्चित हूँ कि वो
पोस्टमैन जो है वो जल्दी आ रहा है ना, इस टाइप में आ रहा होगा, तो यहाँ पर वुड ना होकर क्या लगा दो, विल लगा दो। सो एक बार फिर से नियर फ्यूचर जो इंसिडेंट होते हैं उनको हमने विल या शैल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो विल लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी कमिंग, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, विल बी कमिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ऑनरेबल पर्सन, देखो ऑनरेबल जो है हमारे पास वो वावल साउंड वर्ड है, इसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, याद रखना। सो एन ऑनरेबल पर्सन, आर्टिकल जो आते हैं वे नाउन के लिए आते हैं, पर्सन के लिए, बट आते तो वो अपने से पहले, जैसे ये आर्टिकल मुझे यहाँ पर लगाना है, तो ये इसके बाद जो ये वर्ड मैं यूज करूँगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल आएगा, जैसा भी उसका साउंड होगा वैसे ही उसका आर्टिकल होगा। और आर्टिकल जो यूज किए जाते हैं बेसिकली वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल नाउन को ही देखता है। आर्टिकल ए अगर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसका मतलब नाउन सिंगुलर आया होगा। अब आर्टिकल ए सही है या गलत है, ये उसके पहले बैठा एडजेक्टिव, या फिर डायरेक्ट अगर मैं उसी पर्सन के लिए उसी नाउन के लिए आर्टिकल लगा रहा हूँ तो उस नाउन का साउंड के बेस पे आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर देखो ऑनरेबल के अकॉर्डिंग आएगा। ऑनरेबल हमारे पास वावल साउंड वर्ड है, तो इसके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ठीक है, ये बात समझते रहिएगा। सो 37 में हमारे पास आर्टिकल एन होना चाहिए। किस पार्ट में एरर है, तो पार्ट ए में ही एरर है, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में लिखा है द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। बहुत अच्छा सेंटेंस है। चलिए 38 में लिखा है कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड। देखो मैंने अभी इससे पहले कई सारे सेंटेंस में आपको बात बता ही चुका हूँ कि अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 100% पास्ट में रहेगी, याद रखना। और पास्ट में हम विल लगाते नहीं हैं। विल का इक्विवेलेंट पास्ट वर्जन वुड होता है, आपने सीखा होगा। जैसे कैन का इक्विवेलेंट वर्जन पास्ट का कुड होता है, ऐसे ही विल का वुड होता है, शैल का भी वुड और शुड दोनों हो जाता है ना। तो यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पर वुड लगाएंगे, विल नहीं लगाएंगे। सो वुड टेक अ सीट आंसर हो जाएगा आपके पास। विल टेक की जगह पर वुड टेक करेंगे। 39 में लिखा है आई मस्ट हैव अ चांस। ये कैसा सेंटेंस बीच में आ गया, चलिए ये गलती से आ गया सेंटेंस है। आई मस्ट हैव अ चांस टू रेक्टिफाई माई एरर। रेक्टिफाई का आप सिमिलर वर्ड बता दीजिए तो मॉडिफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अब देखो जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस में अगर मुझे टाइम मेंशन करना पड़ रहा है, इस आई को अगर उसको बताना पड़ रहा है कि वो चाइल्डहुड में खेलता था, इसका मतलब ये जो आई है इसकी ये स्टेट अब चाइल्डहुड की नहीं है। अगर वो चाइल्डहुड की स्टेट नहीं है क्योंकि सेंटेंस में उसे चाइल्डहुड यानी टाइम बताना पड़ रहा है, तो इसका मतलब जैसे मैं कहूँ कि नेम टाइम ऑफ एक्शन हमारे पास और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होते